ओके। तो हमारा आज का टॉपिक है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का इमेजिनेशन बनाओ सबसे पहले कि ये किस तरह का बिजनेस होता है। एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं हम अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी। तुम जानते हो अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी मिल्क बेचता है अमूल, है ना। और वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस है, वो पार्टनरशिप नहीं है, प्रोप्राइटरशिप नहीं है, कंपनी नहीं है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है। क्या होता होगा, अमूल कैसे काम करता होगा। तो अमूल में जैसे कुछ जो गाय और भैंस वगैरह पालते हैं, है ना, जो फार्मर्स हैं, वो एक सोसाइटी बनाते हैं और अपने ग्रुप ऑफ मेंबर में से ही अपनी एक वोटिंग के थ्रू कमिटी, मैनेजिंग कमिटी इलेक्ट करते हैं। वो मैनेजिंग कमिटी का के पास ही पूरा कंट्रोल होता है। क्यों बनाई होगी कोऑपरेटिव सोसाइटी, अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो, एक पर्टिकुलर जो मिल्क प्रोड्यूसर है, कोई फार्मर है, उसके पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंच जाए, वो भी लो कॉस्ट पे। क्यों नहीं पहुंच सकता? ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट है, कहाँ शॉप पे जाके दूध बेचेगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी इंडिविजुअल पर्सन को। तो वो क्या करता है कि म्यूचुअल हेल्प के लिए, आपस में एक दूसरे की हेल्प करने के लिए लोग एक साथ आ जाते हैं और एक साथ मिलके काम करते हैं। तो एक व्यक्ति अगर 10 लीटर दूध प्रोड्यूस कर रहा है, ज्यादा लोग मिलके ज्यादा दूध प्रोड्यूस करेंगे। उसकी हेल्प से उनकी बार्गेनिंग पावर अच्छी होगी मार्केट में, ज्यादा कॉन्टैक्ट्स होंगे, ज्यादा पैसा होगा। इस वजह से ईज होगी उनको बिजनेस करने में। तो ऐसे लोग जब आपस में साथ में आते हैं तो उनको हम कहेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इस वर्ड को समझो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब वर्किंग टुगेदर। तो कोऑपरेट करना मतलब एक साथ मिलके काम करना, कोऑपरेट करना मतलब एक साथ मिलके काम करना। फिर अपनी एक एसोसिएशन बना लेना, एसोसिएशन मतलब ग्रुप। लेकिन इस ग्रुप का नेचर वॉलेंट्री होता है। वॉलेंट्री होने का मतलब क्या होता है? अगर मैं कहता हूं कि कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो वॉलेंट्री है, तो वॉलेंट्री होने का मतलब है सब सब अपनी इच्छा से आए हैं, किसी पे फोर्स नहीं किया गया है। तो वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ग्रुप ऑफ पर्सन तो होती है पर वॉलेंट्री नेचर की। इसका पर्पस क्या होता है, मोटिव क्या है? मोटिव है वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। वही मैंने कहा ना, फार्मर्स की आपस में हेल्प करना है एक दूसरे की, तो आप वेलफेयर करना है मेंबर्स का। मेंबर्स कौन है? जो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में एसोसिएशन में आए हैं, उनको हम क्या कहना शुरू कर देंगे? मेंबर्स। तो ऐसे फार्मर्स जिन्होंने सोसाइटी बनाई, उनको हम क्या कहेंगे? मेंबर्स। और एक दूसरे की हेल्प करना है मतलब वेलफेयर ही उनका क्या है? मोटिव। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव नहीं है, वेलफेयर करना मोटिव है। ठीक है, इस तरीके से वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं मार्केट की अपोजिट फोर्सेस से। उनकी बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग हो जाती है और एक दूसरे को प्रमोट भी करते हैं। ठीक है, तो जब एक साथ आ जाएंगे तो ज्यादा कैपिटल होगी, ज्यादा बार्गेनिंग पावर होगी, आसानी होगी बिजनेस करने में। इस वजह से वो साथ में आते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं, इससे वो एक दूसरे का वेलफेयर करते हैं। तो जो भी उनके सोशल या इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, सोशल या इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उनका वो प्रोटेक्शन और प्रमोशन करते हैं। सोशल इंटरेस्ट और इकोनॉमिक इंटरेस्ट में अंतर बताता हूं। अमूल इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए बना है, सोशल इंटरेस्ट के लिए बन जाती है जैसे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? एज अ कंज्यूमर, अभी तुम्हें कोई सपोज किसी जगह से तुमने कोई सामान खरीदा, किसी शॉप से, और तुम्हारा सामान खराब है। उस खराब सामान की कंप्लेंट करनी है, कोई वकील करना पड़ेगा। अकेले हम किसी वकील के पास जाएंगे, वो हमसे अकेले फीस लेगा। लेकिन अगर हम कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का हिस्सा हैं, तो फिर हम सोशल हेल्प कर सकते हैं एक दूसरे की। हम सोशल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के सोशल इंटरेस्ट को, कि मिलजुल के वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वकील हायर करेगी, उनकी बार्गेनिंग पावर अगेन स्ट्रांग हो गई। दूसरा, उनकी एबिलिटी कि कोर्ट में केस चलेगा, लंबा चलेगा, तो भी वो उससे आराम से कॉप अप करेंगे। तो अकेला व्यक्ति जब भी कोई काम करता है, उससे बहुत सारी जो प्रॉब्लम फेस करनी होती है, उसको कम करने के लिए हम म्यूचुअल हेल्प का कंसेप्ट लेके आए। हम ग्रुप में एक साथ मिलके काम करते हैं, इसी को बोलते हैं कि हमने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है।
वो पर्पस सोशल भी हो सकता है, वो पर्पस इकोनॉमिक भी हो सकता है। अगर इकोनॉमिक पर्पस की बात करेंगे तो अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसी हो जाएगी, सोशल पर्पस की बात करेंगे तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात हो जाएगी। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी हम आगे भी एक टॉपिक में पढ़ेंगे, जहां पे हम टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ने वाले हैं, जहां पे फाइनेंशियल कोऑपरेटिव सोसाइटी भी होती है, सहकारी बैंक, ऐसा तुमने बोर्ड कई बार पढ़ा है। और वहां पे इंडस्ट्रियलिस्ट मिलजुल के बिजनेस करते हैं, मिलजुल के बिजनेस करते हैं मतलब मिलजुल के वो फंड की व्यवस्था खुद के लिए खुद ही कर लेते हैं, वो बैंक के पास जाने से बचते हैं, जिससे कि इंटरेस्ट उनको कम से कम देना पड़े। तो इस तरह की फाइनेंशियल कोऑपरेटिव सोसाइटी भी होती है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी भी होती है। अमूल एक प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जाम्पल है। तो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी जनरली इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए आती है, जबकि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी सोशल इंटरेस्ट के लिए आती है। तो ऐसे सोशल इंटरेस्ट या इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट या प्रमोट करने के लिए मेंबर एक दूसरे के साथ एसोसिएशन में आते हैं, एक दूसरे के वेलफेयर के लिए। इस तरह के बिजनेस को, इस तरह के बिजनेस को हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस कहेंगे। आई थिंक ये बात समझ में आ गई। अभी तक हमने जो टाइप ऑफ बिजनेस पढ़े हैं उसमें हमने पढ़ा प्रोप्राइटरशिप, एचयूएफ, पार्टनरशिप, है ना। तो प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं था, वहां पर रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत ही नहीं होती, उसका कोई सेपरेट लीगल स्टेटस भी नहीं होता, ये बात हम पढ़ चुके हैं। पार्टनरशिप में लीगल स्टेटस की बात हमने ये करी थी कि पार्टनरशिप का भी कोई का लीगल स्टेटस तभी होगा जब रजिस्ट्रेशन होगा, और रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल था, कंपलसरी नहीं था। लेकिन यहाँ पे फॉर अ चेंज कोऑपरेटिव सोसाइटी बिना रजिस्ट्रेशन के बन ही नहीं सकती, कंपलसरी है कि हम कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। अगर कोई भी चीज रजिस्टर हो रही है मतलब उसका एक प्रोसीजर है, मतलब डेफिनेटली उसके ऊपर कोई कानून बना है, उसके लिए कोई लॉ है, कोई एक्ट है जो उसे चलाता है। जैसे पार्टनरशिप को पार्टनरशिप एक्ट 1932 चला रहा था, वैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी को कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 से गवर्न किया जाता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर होगी, रजिस्टर होने का जो तरीका मैंने पार्टनरशिप के वीडियो में डाला है वैसे ही होता है। एक एप्लीकेशन दी जाती है रजिस्ट्रार के पास, और रजिस्ट्रार जो है वो रजिस्टर में एंट्री कर लेता है कि तुम आज से एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम लिख लेता है, और एक सर्टिफिकेट इशू कर देता है कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो गया है, जो इस बात का कंक्लूसिव एविडेंस होता है कि तुम अब एग्जिस्टेंस में हो। एक प्रोप्राइटरशिप में सिंगल पर्सन ही ऑनर होता था, ठीक है। जो एचयूएफ था उसमें जो फैमिली मेंबर्स होते थे वो ऑनर होते थे, लेकिन और पार्टनरशिप में जो था वो जो पार्टनर्स थे वो ऑनर्स थे। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए कम से कम 10 लोगों की जरूरत होगी, जो कि पार्टनरशिप में केवल मिनिमम 2 लोगों की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पे कम से कम 10 लोग होने चाहिए, और वो एडल्ट होने चाहिए। एडल्ट का मतलब वही मेजोरिटी, जिन्होंने 18 साल की उम्र को क्रॉस कर लिया है, जो 18 ईयर्स की एज को क्रॉस कर चुके हैं, वही लोग। और ऐसे कम से कम 10 लोग होंगे, तब कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगी। इसका कंपैरिजन कर लो पार्टनरशिप से, वहां पे कम से कम 2 लोग चाहिए थे, यहाँ पे कम से कम 10 लोग चाहिए, वो भी एडल्ट होना चाहिए। यहाँ पे माइनर को अलाउड नहीं है। पार्टनरशिप ने माइनर को एक एक्स्ट्रा एग्जम्पशन दी थी कि माइनर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है, उसके लिए अलग से वीडियो बना रखा है, वो देख सकते हो। अब सवाल है कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है। प्रिंसिपल क्या था, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का प्रिंसिपल, मतलब मोटिव, क्यों बनाई हमने। हम ये चाह रहे थे कि एक व्यक्ति सबके लिए काम करे या सब व्यक्ति एक के लिए काम करे, या हम सेल्फ हेल्प करना चाहते हैं, हम गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं रहना चाहते हैं। हम अपने अकेले के पास रिसोर्स कम है तो क्यों ना हम मिलजुल के काम करें। तो मिलजुल के जो काम होता है इसी वर्ड से कोऑपरेशन वर्ड बनता है, और इसी टर्म से कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस बनता है। तो हम आपस में एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं, एक व्यक्ति सबके लिए काम करता है, सारे व्यक्ति एक के लिए काम करते हैं, इस प्रिंसिपल पे कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग समझ में आ गया होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी वॉलेंट्री एसोसिएशन है पर्संस की, इनका मोटिव है प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इंटरेस्ट। कौन से इंटरेस्ट, सोशल इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड एटलीस्ट 10। प्रिंसिपल, एक व्यक्ति सबके लिए काम कर रहा है, सारे व्यक्ति हर किसी की हेल्प कर रहे हैं, और ये सेल्फ हेल्प के लिए बना हुआ ग्रुप है। इस तरह के बिजनेस को हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो उसी तरह का है जैसे हमने बाकी टॉपिक्स पढ़े। जैसे हमने पार्टनरशिप पढ़ा, जैसे हमने प्रोप्राइटरशिप पढ़ा, कि हमने जब कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी वहीं से कनेक्ट कर लिया कि किस कैरेक्टर की वजह से क्या फायदा है, क्या नुकसान है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी कि यार ये कोई चीज
जब सारे फैक्टर सेटिस्फाई हो जाएंगे तब ये हम कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर बिजनेस कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस है। तो कैरेक्टरिस्टिक का प्रेजेंट होना जरूरी है, सारे कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होंगे तभी हम किसी बिजनेस को कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस बोलेंगे। और कैरेक्टर की वजह से ही उसके गुण और दोष बनते हैं, मतलब उसके मेरिट और डीमेरिट बनते हैं। सबसे पहली बात, अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो वो एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है। ये पहला कैरेक्टर है। यहां पे जो भी व्यक्ति आया, मतलब ज्वाइनिंग करना फ्री होना चाहिए, बिजनेस में से बाहर जाना भी फ्री होना चाहिए। मींस फ्री टू ज्वाइन, फ्री टू लीव, फ्रीडम होनी चाहिए ज्वाइनिंग के लिए भी, लीव करने के लिए भी। तो नोटिस देके आप लीव कर सकते हो। अगर आप किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर बन गए तो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी से हटने के लिए आपको नोटिस देना होगा कि अब मैं आगे मेंबरशिप कंटिन्यू नहीं करना चाहता, मेरा हिसाब किताब कर दो, मेरा जो भी कैपिटल मैंने कंट्रीब्यूट किया था सोसाइटी में उसे मुझे वापस दे दो। कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता रहने के लिए भी और ज्वाइनिंग के लिए भी। ठीक है। तो जब तक ये फ्रीडम मेंटेन है, इसी वजह से हम कह रहे हैं कि ये वॉलेंट्री एसोसिएशन है। वॉलेंट्री मतलब स्वेच्छा से चल रहा है काम, आपकी मर्जी है आपको रुकना है या नहीं। इस चीज का क्या फायदा होता है और क्या नुकसान होता है? तो वॉलेंट्री एसोसिएशन का फायदा यह है कि आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ये एक डिमेरिट है ना, फायदा नहीं, सॉरी, नुकसान है। क्योंकि ज्यादा लोग हैं, एक से ज्यादा व्यक्ति है, यहाँ पे अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन होगा और वहां कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। जबकि हमने इसी चीज को मेरिट में पढ़ा था प्रोप्राइटरशिप में, क्योंकि वहां पे एक ही व्यक्ति होता था तो डिसीजन मेकिंग क्विक थी और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन की सिचुएशन नहीं थी। जबकि यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएंगे क्योंकि ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन है और कम से कम 10 लोग हैं, इस वजह से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है। वॉलेंट्री होने का दूसरा एक फायदा क्या है? वॉलेंट्री होने का फायदा है ईज ऑफ फॉर्मेशन। आप आसानी से इसको बना सकते हो, आसानी से हटा सकते हो, क्योंकि सारा मामला कैसा है, वॉलेंट्री है। यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो इस कैरेक्टर के साथ, वॉलेंट्री एसोसिएशन के साथ, ये वाला मेरिट और ये वाला डिमेरिट पढ़ लेना। अगली बात, दूसरा कैरेक्टर दूसरा कैरेक्टर है कि ये लीगल स्टेटस रखती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी अपना एक लीगल स्टेटस रखती है। लीगल स्टेटस मतलब लॉ की नजरों में, कानून की नजरों में सोसाइटी अलग है, उसके मेंबर अलग है। कोई मेंबर किसी सोसाइटी की प्रॉपर्टी पे अपना क्लेम नहीं कर सकता। सोसाइटी के नाम पे जो प्रॉपर्टी खरीदी जाएगी उसका एंजॉयमेंट सोसाइटी करेगी। हाँ, जो मैनेजिंग कमेटी होगी वो उस प्रॉपर्टी को यूज करेगी। सपोज कोई जमीन खरीदी कोऑपरेटिव सोसाइटी ने, तो कोई एक मेंबर ये नहीं कह सकता कि मैंने भी पैसे लगाए तो इस जमीन पे मेरा हक है। नहीं, तुम्हारा हक नहीं है, लीगली तुम्हारा हक नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का हक है। और कल को तुम मेंबर नहीं रहोगे तब भी वो प्रॉपर्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास ही रहेगी। तो कोई व्यक्ति कोऑपरेटिव सोसाइटी में आता है या कोऑपरेटिव सोसाइटी से जाता है, उससे कोऑपरेटिव सोसाइटी के एग्जिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए तो इसका रजिस्ट्रेशन कराया था। जब ये रजिस्टर हो गई तो इसका अपना एक लीगल स्टेटस बन गया। और अब जो भी प्रॉपर्टी इसके पास है उस पे कोऑपरेटिव सोसाइटी की होल्डिंग है। कोई मेंबर पर्टिकुलरली अपना इंटरेस्ट, अपना राइट नहीं जता सकता कोऑपरेटिव सोसाइटी की प्रॉपर्टी पे। तो दो ग्राउंड पे अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला, किसी भी मेंबर के एंट्री एग्जिट से, लीगल स्टेटस इसका सेपरेट है ना मेंबर्स से। कोऑपरेटिव सोसाइटी का डिस्टिंक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। डिस्टिंक्ट है मतलब अलग है, डिस्टिंक्ट है मतलब अलग है। किससे अलग है? मेंबर्स से। कौन अलग है? कोऑपरेटिव सोसाइटी और मेंबर दो अलग अलग चीजें हैं, एक चीज नहीं है। इससे क्या होता है फायदा? फायदा यह होता है कि कोई भी एंट्री करे, कोई भी एग्जिट करे, कोई भी मेंबर एंटर हो या कोई भी मेंबर एग्जिट हो, इससे कोऑपरेटिव सोसाइटी के लीगल स्टेटस पे फर्क नहीं पड़ेगा। और कोऑपरेटिव सोसाइटी अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पे रखेगी, उसके ऊपर खुद कंट्रोल एंजॉय करेगी। कोई पर्टिकुलर मेंबर प्रॉपर्टी पे कंट्रोल नहीं दिखा सकता। मेरिट क्या हो गया इसका? स्टेबिलिटी। लीगल स्टेटस सेपरेट है तो स्टेबिलिटी मेरिट हो गया, किसी के आने और जाने से फर्क नहीं पड़ रहा। अगर तुम्हें इसको कंपेयर करना है तो याद करके देखो प्रोप्राइटरशिप के साथ। प्रोप्राइटरशिप में उस प्रोप्राइटर को कुछ भी होता है तो बिजनेस खतरे में आ जाता है, बिजनेस इफेक्ट हो जाता है, बिजनेस की कंटिन्यूटी इफेक्ट हो जाती है उस, इसलिए वो अनस्टेबल था। यहाँ पे हमने सेपरेट लीगल स्टेटस बना के, जब भी अपन सेपरेट लीगल स्टेटस बनाएंगे किसी भी फॉर्म ऑफ बिजनेस का, किसी भी फॉर्म ऑफ बिजनेस का अगर हमने सेपरेट लीगल स्टेटस बना दिया तो हमने उसके अंदर स्टेबिलिटी ले आए हैं। ये उसका रीजन होता है, यही उसका फायदा होता है। अगली बात, लिमिटेड लाइबिलिटी। इस कैरेक्टर को समझो। इस इसमें जो मेंबर्स की लाइबिलिटी है वो कैसी होगी? लिमिटेड।
अभी तक हमने पढ़ा प्रोप्राइटरशिप में अकेला प्रोप्राइटर था, उसकी लाइबिलिटी थी अनलिमिटेड। एचयूएफ में को पार्टनर्स और कर्ता, ये दो तरह के लोग थे जो उसमें शामिल थे। कर्ता जो था वो डिसीजन मेकर था, इसलिए उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड थी। बाकी मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड थी, जितना उनका शेयर था प्रॉपर्टी में उस अमाउंट तक लिमिटेड लाइबिलिटी एंजॉय कर रहे थे। यहां पे भी जो मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। अगर लाइबिलिटी लिमिटेड है तो ये तो सीधा सीधा फायदा है, एक चीज तो यही समझ में आ गई। और लाइबिलिटी लिमिटेड होने का मतलब होता है सर, लिमिटेड तो मतलब किस अमाउंट तक लिमिट है उसकी लाइबिलिटी की, कितना पैसा देना पड़ सकता है मेंबर को, टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड, जितना उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में। एक मेंबर ने जितना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, उस अमाउंट तक की लिमिट है। उतना अमाउंट आपका रिस्क पे है, तो आपकी रिस्क लिमिटेड है, आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। इसलिए आपकी मैक्सिमम रिस्क कितनी है, जितना पैसा आपने एज अ शेयर कैपिटल दे रखा है किसको, कोऑपरेटिव सोसाइटी को। इसका नुकसान भी होगा क्या सर? हाँ, अगर लोग लिमिटेड पैसा देंगे तो यहाँ पे जो भी फंड रेजिंग हो सकती है वो जनरल पब्लिक से नहीं हो सकती। जो फंड रेजिंग हो सकती है वो मेंबर्स से ही हो सकती है, जनरल पब्लिक से नहीं हो सकती। जनरल पब्लिक से फंड रेजिंग नहीं हो सकती, सिर्फ मेंबर्स से रेजिंग होती है। मेंबर्स ही कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मेंबर्स कंट्रीब्यूट करेंगे तो इसलिए क्योंकि मेंबर्स ओनली इन्वॉल्व हैं, इस वजह से लिमिटेड फंड रेज होता है। ये प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 2, देखो, ये लो रेट ऑफ डिविडेंड समझने के लिए एक चीज यहां समझा देता हूं पहले। इसका एक और कैरेक्टर समझना पड़ेगा, सर्विस मोटिव। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, इनका इंटेंशन क्या है? इनका इंटेंशन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है, ये बात बहुत क्लियर है और बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इनका इंटेंशन नहीं है। सर क्यों नहीं कमा सकते? अमूल क्या प्रॉफिट नहीं कमाता होगा? प्रॉफिट कमाता है। पर जनरली ये जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ना, इनको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट इनको बहुत सारे बेनिफिट देती है। गवर्नमेंट इनके ऊपर टैक्स कम लगाती है, इनको सब्सिडी देती है। तो गवर्नमेंट क्योंकि इन लोगों को सपोर्ट करती है, तो इनसे ये चाहती है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी सर्विस मोटिव पर काम करेंगी, वो सोसाइटी के लिए फायदेमंद होनी चाहिए। इस वजह से इन ये लोग अपना मोटिव क्या नहीं बना सकते, अपना ऑब्जेक्टिव क्या नहीं बना सकते, अपने ऑब्जेक्टिव को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं बना सकते। इनको सर्विस देना इनका काम है। जैसे मैंने कहा था चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना प्रॉफिट मोटिव नहीं बना सकता, वैसे ही मैं कह रहा हूं डॉक्टर अपना प्रॉफिट मोटिव नहीं बना सकता। इसी तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी भी अपना प्रॉफिट मोटिव नहीं बना सकते, इनको सर्विस देना ही इनका मोटिव है। अगर ये सर्विस देने के लिए बने तो इनके यहाँ पे जो लोग काम करने आएंगे उनको हाई सैलरी मिलेगी क्या? उनको हाई सैलरी कैसे देंगे हम? उनको तो लो सैलरी मिलनी है। अगर लो सैलरी मिलनी है मतलब कि आप जब प्रॉफिट ज्यादा कमा ही नहीं रहे हो तो बांटोगे कैसे? ठीक है। इस वजह से सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस में हमेशा ये समस्या मिलेगी, जिनका भी मोटिव सर्विस मोटिव है, हमेशा ये समस्या मिलेगी कि वो हाई सैलरी पेमेंट करने की एबिलिटी में नहीं होते। इस वजह से वो एक्सपर्ट हायर नहीं कर पाते। इस वजह से मैनेजमेंट की इनएफिशिएंसी भी एक डिमेरिट उनके साथ चलता है। मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी भी एक डिमेरिट उनके साथ चलता है, ये तो ठीक है। आगे का सोचो, अगर बिजनेस ने प्रॉफिट ही कम कमाया है तो जो प्रॉफिट है वो बंटता है मेंबर्स में। जैसे पार्टनर्स अपना प्रॉफिट मांगते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग होती है, पार्टनरशिप का कैरेक्टर पड़ा था। तो यहां पे जब प्रॉफिट शेयरिंग होगी तो जब प्रॉफिट कमाया ही कम है तो बटेगा भी कम। जब यहाँ प्रॉफिट बटता है तो उसका नाम हो जाता है डिविडेंड। ये बात मैंने कंपनी के लिए भी सिखा रखी है तुम्हें। तो हर मेंबर का अपना अपना शेयर है, जितना जितना उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उसको उसी प्रपोर्शन में, उसी रेशो में, सपोज किसी ने ओवरऑल कैपिटल का 50% कंट्रीब्यूट किया तो उसको 50% डिविडेंड मिलेगा। बाकी लोगों ने जितना जितना परसेंटेज कंट्रीब्यूट किया उतना उतना परसेंटेज डिविडेंड मिलेगा। पर ओवरऑल प्रॉफिट ही कम कमाओगे तो डिविडेंड भी कम मिलेगा। जब डिविडेंड कम मिलता है तो यहां का डिमेरिट अब समझ में आएगा तुम्हें, जो मैंने यहां छोड़ दिया था तुम्हारे लिए, कि लो रेट ऑफ डिविडेंड। लो रेट ऑफ डिविडेंड इसको वहां भी लिख सकते हैं जहां मैं समझा रहा था, और लिमिटेड लाइबिलिटी में भी लिख सकते हैं। जब आपका लाइबिलिटी लिमिटेड है तो रिसोर्स लिमिटेड है, रिसोर्स लिमिटेड है तो प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो डिविडेंड भी कम मिलेगा। तो इस डिविडेंड वाले पॉइंट को यहां भी लिख सकते हो, लो रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, याद करने के लिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मेरिट अलग लिखने होंगे, डिमेरिट अलग लिखने होंगे। मैं कैरेक्टर से ही बनते हैं, ये कहीं और से नहीं आते, इसलिए इनको कनेक्ट करके समझा रहा हूं।
इसके अलावा एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कंट्रोल। देखो, ऐसी कोई भी बिजनेस फॉर्म हो जिसमें ज्यादा लोग मिलके चल रहे हों, तो कंट्रोल का तरीका जनरली कैसा होता है कि सारे लोग मिलके, अब सपोज किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में 100 मेंबर्स हैं, तो 100 मेंबर्स को सबको कंट्रोल दे दें अपन सारी प्रॉपर्टी का, डिसीजन मेकिंग करने का, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो वो लोग क्या करते हैं, चुनाव करते हैं, इलेक्शन करते हैं, और अपने इलेक्शन में अपने में से ही कुछ मेंबर्स को इलेक्ट कर लेते हैं कि तुम मैनेजिंग कमिटी कहलाओगे, और तुम जो डिसीजन लोगे वो पूरी कोऑपरेटिव सोसाइटी पे इफेक्ट में आएगा। ऐसा ही कंपनी में होता है, वहां पे ये मैनेजिंग कमेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहलाती है, और यहाँ पे ये मैनेजिंग कमेटी कहलाती है। तो इलेक्शन होता है, मेंबर्स इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे हम चुनाव करके अपने एमपी एमएलए चुनते हैं, वैसे ही ये लोग चुनाव करके मैनेजिंग कमेटी चुनते हैं। जैसे हम गवर्नमेंट चुनते हैं, ये लोग मैनेजिंग कमेटी चुनते हैं। और जैसे गवर्नमेंट डिसीजन लेके हमें बाइंड कर देती है, वैसे ही मैनेजिंग कमेटी डिसीजंस लेके पूरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को बाइंड कर देती है। तो इनका इलेक्शन में सारे मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, और एक मेंबर को एक वोट मिलता है। क्या सर, एक मेंबर एक वोट ही तो होता है? वैसे भी हम जब चुनाव देखते हैं तो उसमें भी ऐसे ही होता है। यहाँ पे भी आप वन मेंबर वन वोट बोल रहे हो, क्या एक मेंबर मतलब इसमें पार्शियलिटी हो सकती है कि एक मेंबर को ज्यादा वोट देने का राइट हो और एक मेंबर को कम वोट देने का राइट हो? ऐसा कंपनीज में देखा जाता है। कंपनी में जितना आप कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हो, जो जैसे मुकेश अंबानी रिलायंस में, उसकी सबसे ज्यादा कैपिटल है, तो उसकी वोटिंग पावर सबसे ज्यादा है। वहां पे इक्वालिटी नहीं है वोटिंग पावर में। तो वहां ऐसा मिलता है, इस वजह से इस कैरेक्टर को पढ़ना जरूरी है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसा नहीं होता। आप ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट करो या कम कैपिटल कंट्रीब्यूट करो, जब इलेक्शन हो रहा होगा मैनेजिंग कमेटी का, और आप मैनेजिंग कमेटी का चुनाव कर रहे होगे आपस में, तो फिर आपका वन मेंबर वन वोट ही चलेगा। ये इस चीज की इंपॉर्टेंस है, और ये इसका मेरिट भी है। ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन से पे डिपेंड नहीं होता, नॉट डिपेंडिंग ऑन कैपिटल कंट्रीब्यूशन। किसने कितना कंट्रीब्यूट किया था उससे फर्क नहीं पड़ेगा। एक छोटे मेंबर को भी वही वोटिंग राइट है जो एक बड़े मेंबर को। जैसे हमारे सोसाइटी में होता है कि जब हम नेताजी का चुनाव करते हैं, तो एक गरीब व्यक्ति अमीर व्यक्ति इससे फर्क नहीं पड़ता, एक पर्सन एक वोट। तो ये चीज यहाँ फॉलो होती है, और ये इस चीज का मेरिट भी है। तो हमने कंट्रोल भी पढ़ लिया, सर्विस मोटिव को भी समझ लिया। ठीक है, अब सर्विस मोटिव का मेरिट है। सर्विस मोटिव का क्या मेरिट है कि आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे नहीं जा रहे हो, तो इसका कोई फायदा भी है क्या? हाँ, आप सस्ते में काम चला रहे हो, क्योंकि देखो इसका कंसेप्ट ही कहां से शुरू हुआ था, म्यूचुअल हेल्प से। तो हम कई सारे मिडिल मैन को हटा देते हैं। मिडिल मैन को हटाने का मतलब होता है कि सपोज अगर मैं अकेला दूध बेच रहा होता, तो मेरे को कोई दुकान की जरूरत होती जो जहां पे वो सामान बिकेगा, वो भी व्यवस्था मुझे करनी होती, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था मुझे करनी होती। यहाँ पे म्यूचुअल हेल्प की वजह से हम अपनी खुद की गाड़ियां खरीदते हैं, अपने खुद के शॉप्स खरीदते हैं, आउटलेट खरीदते हैं, और वहीं से सामान बेच देते हैं। तो यहाँ पे मिडिल मैन को हम हटा देते हैं। हम में से ही कुछ लोगों की शॉप है, हम में से ही कुछ लोगों का ट्रांसपोर्ट है, तो वहां पे सस्ते में काम हो जाता है। तो सस्ते में काम होने की वजह से, सस्ते में काम होने का मतलब है कि जो भी व्यक्ति काम कर रहा है वो ऑनररी बेसिस पे कर रहा है, वो हाई सैलरी नहीं ले रहा है, वो एक तरह से हेल्प करने के लिए काम कर रहा है। ऑनर वर्ड से ऑनररी बना है। ऑनर वर्ड का मतलब होता है रिस्पेक्ट के साथ काम करना, वहां पे पैसों का इंटेंशन नहीं है। तो ऑनररी बेसिस पे मेंबर्स इसमें ज्वाइन होते हैं, इस वजह से इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशन मिलती है। इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशन का मतलब होता है काम सस्ते में हो जाता है, काम सस्ते में हो जाता है। ठीक है, ओके। एक एडिशनल बेनिफिट, मेरिट डिमेरिट और समझ सकते हैं हम यहाँ पे। एडिशनल मेरिट डिमेरिट क्या होता है, गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है। मैंने अभी तुम्हें कहा था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाओगे तो गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। तो मेरिट ये है कि गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। कैसे सपोर्ट करती है? फंडिंग करके, पैसा भी देती है, एग्जम्पशन भी देती है, और प्रिविलेज भी देती है। तीन चीजें उससे मिलती हैं, फंडिंग, एग्जम्पशन, प्रिविलेज। एग्जम्पशन का क्या मतलब होता है? एग्जम्पशन का मतलब होता है कि कोई कानून है, नियम है ना, वो आपको पालन करना पड़ता है क्योंकि गवर्नमेंट ने बनाया उसको। लेकिन अगर आप कोऑपरेटिव, जैसे कंपनी के ऊपर जितने कानून लगे हैं सारे के सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए नहीं है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का मोटिव सर्विस मोटिव है, वहां से जुड़ती है बात। गवर्नमेंट इसलिए सपोर्ट करने आई क्योंकि तुम सर्विस मोटिव के लिए काम कर रहे हो। तो सर्विस मोटिव के लिए काम कर रहे हो, तो कई सारे नियम हैं जो कि कंपनी पे लगेंगे लेकिन तुम पे नहीं लगेंगे। इस चीज को बोलते हैं कि आपको एग्जम्प्ट कर दिया है, ये लीगल वर्ड है कि एग्जम्पशन मिल गई है आपको। दूसरा, प्रिविलेज भी लीगल वर्ड है। यहाँ पे
प्रिविलेज का मतलब होता है बेनिफिट, प्रिविलेज का जनरल मीनिंग होता है बेनिफिट, पर प्रिविलेज वर्ड का मतलब ये समझना है, लिखना प्रिविलेज ही है। तो प्रिविलेज क्या मिलेगा? प्रिविलेज ये मिलेगा कि टैक्स में छूट मिल जाएगी, टैक्स में एग्जम्पशन मिल जाएगी, एग्जम्पशन वो रिलीफ मिल जाएगा, कम टैक्स देना पड़ेगा, कम रेट से टैक्स देना पड़ेगा एज कंपेयर टू कंपनीज, एज कंपेयर टू पार्टनरशिप। इस तरह के प्रिविलेजेस तुम एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, सब्सिडी मिल जाएगी। सब्सिडी तुमने वर्ड सुना है, गवर्नमेंट कुछ पैसा तुम्हारी पॉकेट की बजाय अपनी पॉकेट से जमा कर देती है ना। जैसे कि सपोज गैस की टंकी पे सब्सिडी मिलती है, तो गैस की टंकी की जो कॉस्ट है वो उसका एक हिस्सा तुम भरते हो और एक हिस्सा गवर्नमेंट भरती है। तो जो गवर्नमेंट आपके बिहाफ पे पेमेंट कर रही है उसको सब्सिडी बोलते हैं। ठीक है, जैसे टैक्स आपसे गवर्नमेंट लेती है, आपकी पॉकेट से पैसे लेती है, तो टैक्स उसका अपोजिट, गवर्नमेंट आपकी पॉकेट के एक्सपेंस को अपनी पॉकेट से कर दे तो सब्सिडी। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, आज से समझ लो। टैक्स क्या होता है? गवर्नमेंट आपकी पॉकेट से पैसे ले रही है, और सब्सिडी आपका जो खर्चा था, जो आपकी पॉकेट से होना था, गवर्नमेंट ने अपनी पॉकेट से कर दिया, इसको बोलते हैं सब्सिडी। पूरा खर्चा नहीं करती, कुछ पार्ट करती है, इसलिए वो सब्सिडी कहलाती है। आगे की बात, क्या सर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो इसका कुछ नुकसान भी होगा? हाँ, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो गवर्नमेंट कंट्रोल भी करेगी। गवर्नमेंट आपके ऊपर कुछ प्रोसीजर मैंडेटरी कर देगी, बोलेगी मैं सपोर्ट कर रही हूँ लेकिन आप ठीक से बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओ, आपके अकाउंट्स, वो मैनर भी बताएगी कि कैसे बुक्स बनते हैं इसके। जैसे अभी तो हम केवल प्रोप्राइटरशिप की बुक्स बना रहे हैं ना, उसके अपने नियम कायदे कानून सिखा रहा हूं मैं तुम्हें। ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी के भी नियम है बुक्स बनाने के, उन नियमों के अकॉर्डेंस में आपको बुक्स बनानी पड़ेगी, उस नियम को ही हम प्रोसीजर कह रहे हैं। तो देर आर सम प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट टू मेंटेन अ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड टू ऑडिट द रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट भी बनानी पड़ेगी इसी बुक ऑफ अकाउंट पे। ऑडिट क्या होता है? तुमने बुक्स बना ली, अब वो सही बनाई या गलत बनाई, इसकी चेकिंग जब होती है उसको हम ऑडिट बोलते हैं। जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो तुमने प्रिपेयर किए हैं, उन बुक्स ऑफ अकाउंट को तुमने सही नियम के हिसाब से बनाया है कि नहीं, तुमने गलत तरीके से तो नहीं बनाए हैं, तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट में गलती तो नहीं है, इस चीज की चेकिंग करने को ऑडिट बोलते हैं। तो ऑडिट भी कराना पड़ेगा। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बुक्स बनाती हैं, फिर उनका ऑडिट होता है, ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है गवर्नमेंट को, तभी तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी। आपसे हिसाब किताब ले लेगी पूरा, मैंने सपोर्ट किया है, पैसे भी दिए, प्रिविलेज भी दिए, एग्जम्पशन भी दी, तुमने क्या किया? तुमने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए, तुमने सारा हिसाब किताब ट्रांसपेरेंसी के साथ मेंटेन किया, उसकी चेकिंग कराई, और चेकिंग करके उसकी रिपोर्ट सबमिट करने को कहती है गवर्नमेंट। तो ये इसका डीमेरिट है कि प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट जो होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। ऐसा गवर्नमेंट पार्टनरशिप को बोलती है क्या? नहीं, पार्टनरशिप लोगों ने अपना पैसा खुद लगाया, गवर्नमेंट ने कोई पैसा आके नहीं दिया, गवर्नमेंट ने उनको कोई टैक्स में रिलीफ नहीं दिया, गवर्नमेंट ने उनको कोई एग्जम्पशन नहीं दिए लीगल कंप्लाइंस से। तो जब गवर्नमेंट ने उनको कोई एग्जम्पशन, रिलीफ या फंडिंग नहीं दी, तो गवर्नमेंट उसके बीच में आके दखल नहीं देती, वो अपना टैक्स लेती है हायर रेट पे। लेकिन वो ये नहीं कहती भाई कि आपको, हमें ऑडिट रिपोर्ट ऐसे ऐसे सबमिट करनी पड़ेगी। उनको भी ऑडिट कराने पड़ते हैं, क्यों कराने पड़ते हैं, कब कराने पड़ते हैं, वो एक अलग पार्ट है। पर कोऑपरेटिव सोसाइटी को तो मैंडेटरी है कि बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना है और रिपोर्ट बनानी है। यहां तक मेरे हिसाब से समझ में आ गई है बात। तो इसका एक टॉपिक और है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि अपन अगले लेक्चर में कवर करेंगे। इस लेक्चर को एक या दो बार ठीक से सुनना, ये थोड़ा सा एक नई चीज है जो तुम पहली बार सुन रहे हो, और फिर ये आराम से समझ में आ जाएगी कि ये कैसे डिफरेंट है पार्टनरशिप से, और कितनी आसान। इसका एक टेबल जैसा भी बुक में बना के दे रखा है, फ्लो चार्ट जैसा, जिसमें एक ही जगह पे तुम्हें इनकी हेडिंग हेडिंग मिल जाएगी। तो इस लेक्चर को सुन के इंटेंशन ये रखना कि अपन डिटेल में चीजों को समझ लें, हेडिंग फिर अपने आप याद आ जाएगी और उसका एक्सप्लेनेशन भी तुम लिख पाओगे। ओके, थैंक यू।